हे गाइस, दिस इज योर प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। तो आज हम आपको लिए चलते हैं फिर से बायो इनऑर्गेनिक की क्लास नंबर 2 में। ओके, सो हमने क्लास नंबर 1 में क्या क्या किया था। हमने किया था सबसे पहले पोर बायरिंग, फिर हमने उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे और फिर हमने ऑक्सीजन स्टोरेज सिस्टम पढ़ा था, दैट इज योर मायोग्लोबिन। ओके, एंड अब आज हम पढ़ते हैं आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। Oxygen transport system. So there are two type of oxygen transport system. First is your heme oxygen transport system. Or heme based auto transport system, and second one is non-heme ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जनरली जो आपका हीम बेस्ड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ये ह्यूमन में पाया जाता है, और जो ये आपका होता है ये इन्वर्टिब्रिटीज में पाया जाता है, दैट इज योर बैकबोन लेस लाइक बैक्टीरिया एक्सेट्रा। इसका जो आपका एग्जाम्पल है वो है हीमोग्लोबिन, एंड इसके जो एग्जाम्पल्स है वो है आपका हेमिथ्रिन, एंड सेकंड वन इज हेमिसाइनिन। बारिश का मौसम है तो इसलिए थोड़ा आवाज आएगा। सेकंड वन इज योर हेमिसाइनिन। ओके, सो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हीमोग्लोबिन से। जो हीमोग्लोबिन होता है वो आपका ह्यूमन में बस करता है। तो देख लेते हैं क्या होता है हीमोग्लोबिन। लेट अस स्टार्ट हीमोग्लोबिन, एंड दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय HB. So what is hemoglobin? Hemoglobin is the heme based oxygen transport system which transport the oxygen in the human beings. और ये कहाँ से कहाँ पे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है? ये आपका लंग से ऑक्सीजन को लेके जाता है टिश्यूज में, जहाँ पे आपका क्या है मायोग्लोबिन है। वहाँ पे मायोग्लोबिन उसे स्टोरेज कर लेता है और फिर वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए आपका ऑक्सीजन यूज हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस होता है, इसे हम बाद में भी पढ़ेंगे, अच्छे से विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अभी हम देख लेते हैं हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। सो देखो, hemoglobin is the tetramer of myoglobin unit, means there are 4 myoglobin units attached in a hemoglobin, and these myoglobin units generally attached by salt bridge. So this is a myoglobin unit, so Fe plus 2 in upper binding, and then water and histidine on 6th position. So this is a myoglobin unit, this is a myoglobin, and these myoglobin units are generally attached by these protein chains, and these the 2 protein chains are attached by a salt bridge. What is the salt bridge? The COO minus group of a protein chain and the amine group of second protein chain. When these two groups attached with a linkage, this linkage is called, this amide type linkage is called salt bridge. ओके, सो यहाँ पे जो आपके 2 मायोग्लोबिन यूनिट्स है वो किससे जुड़ी होगी? वो आपके सॉल्ट ब्रिज से। ऐसे यहाँ पे भी आपका सॉल्ट ब्रिज होगा, यहाँ पे भी सॉल्ट ब्रिज, यहाँ पे भी सॉल्ट ब्रिज, हर जगह ये सॉल्ट ब्रिज से जुड़े होंगे। ओके, आज हमने, और यहाँ पे जो 5th पोजीशन पे आप देख रहे हो तो हर जगह वाटर है, तो दिस इज अ डीऑक्सी फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन भी 2 फॉर्म में पाया जाएगा, डीऑक्सी। जब वो आपका डीऑक्सी फॉर्म में होगा तो ऑक्सीजन अटैच नहीं होगी, वाटर अटैच होगा। जैसे ही वो लंग से ऑक्सीजन को अपने अंदर इंसर्ट करेगा, मीन्स वो कैसा बन जाएगा? ऑक्सी बन जाएगा। फिर वो फिर से कहाँ पे जाएगा? टिश्यूज में जाएगा, और टिश्यूज में जाके वो ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। फिर से क्या बनेगा? डीऑक्सी बनेगा। दिस इज द प्रोसेस। ओके, सो अब देखो जनरली होता क्या है इस हीमोग्लोबिन में। अगर आप देख रहे होगे तो हर जगह जो प्रोटीन चेन है वो किससे जुड़ी है? वो आपकी सॉल्ट ब्रिज से जुड़ी है। और दूसरी बात ध्यान से देखना,
क्योंकि ये डीऑक्सी मायोग्लोबिन यूनिट्स है, तो आप जानते हो डीऑक्सी मायोग्लोबिन यूनिट्स में जो आयरन का रेडियस होता है वो क्या होता है, बिगर साइज होता है। आयरन का रेडियस क्या होता है, बिगर साइज होता है। बिगर साइज होगा तो आपको पता है कि जो Fe होगा वो रिंग से 0.75 एंगस्ट्रॉम ऊपर होगा। तो ये FeV ये सब Fe क्या होंगे, रिंग से 0.75 एंगस्ट्रॉम क्या होंगे, ऊपर होंगे। ओके, और जब इसमें सॉरी ठीक है ना, ओके, जब इसमें ऑक्सीजन आके ऐड होगा, वाटर की जगह ऑक्सीजन आके ऐड होगा, तो आपको पता है जैसे ही ऑक्सीजन ऐड होगा ये ऑक्सीजनेटेड होगा, तो इसका जो Fe का जो आपका साइज होगा वो डिक्रीज होगा, तो ये क्या होगा, रिंग में आके फिट होगा। जैसे ही एक आयरन रिंग में आके फिट होगा, लेट्स से मैंने यहाँ पे एक मायोग्लोबिन यूनिट में मेरा ऑक्सीजन आके जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ते ही क्या होगा, एक Fe आपका डाउन आएगा। एक Fe जैसे ही डाउन आएगा तो कुछ सोल्ट ब्रिज ब्रेक होंगे, कुछ सोल्ट ब्रिज ब्रेक होंगे। तो देखो जनरली इसमें ये सोल्ट ब्रिज से जुड़ा है, चारों सोल्ट ब्रिज से जुड़ा है, तो दिस स्टेट इज जनरली अ टेंस स्टेट, मींस इसमें बहुत ज्यादा हिंडरनेस है, बहुत ज्यादा हिंड्रेंस है, इसमें हिंड्रेंस है, तो इस कारण O2 का इसमें जुड़ना, जो पहला O2 जुड़ेगा वो O2 का जुड़ना थोड़ा क्या होगा, आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यानी कि थोड़ा कठिन होगा जुड़ना। लेकिन जैसे ही पहला O2 जुड़ेगा तो यहाँ से कुछ साल्ट ब्रिज ब्रेक होंगे, ये थोड़ा रिलैक्स स्टेट में आएगा, तो आपका सेकंड O2 जब जुड़ेगा वो थोड़ा ज्यादा रेट से जुड़ेगा। मीन्स जो आपका पहला O2 है, जो आपका फर्स्ट O2 है, वो दूसरे O2 के जुड़ने का जो रेट है उसे क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, या उसे जुड़ने के लिए क्या कर रहा है, कोऑपरेट कर रहा है। जो सेकंड वाला होगा जब ये जुड़ेगा तो आपका फिर से सोल्ट ब्रिज टूटेंगे, तो सोल्ट ब्रिज फिर से टूटेंगे, तो फिर आपका जो नेक्स्ट वाला जुड़ेगा वो और आसान होगा, और ऐसे ही फोर्थ वाला और भी ज्यादा आसान होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक O2 दूसरे O2 के जुड़ने को, सॉरी ओके, जो आपका एक O2 है वो दूसरे O2 के जुड़ने को कोऑपरेट कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड योर कोऑपरेटिव इफेक्ट। तो जनरली कोऑपरेटिव इफेक्ट में क्या होता है, लेट्स से दिस इज योर हीमोग्लोबिन एंड यू आर adding O2 in this, then it will become HbO2. Let's say rate of this equation is K1. Then again add another O2, because यहाँ पे चार O2 जुड़ेंगे ना, add another O2, let's say rate is K2, this will become HbO2 का twice, got it? And next one is your HbO2 का twice plus O2, this will become HbO2 का thrice, got it? And next HbO2 का thrice with K4 rate constant, and this will become HbO2 का 4x. Now आप देख रहे हो कि आपके चार O2 यहाँ पे जुड़ चुके हैं। ओके, अब देखो जी, पहला जो O2 जुड़ा है वो मैंने बताया कि वो टेंस स्टेट है, तो टेंस स्टेट के कारण वो जुड़ना थोड़ा क्या होगा, कठिन होगा। नेक्स्ट को ये क्या करेगा, जुड़ने के लिए कोऑपरेट करेगा, फिर इसे और ज्यादा, मीन्स क्या होगा, जो आपका K4 होगा रेट वो सबसे ज्यादा होगा, देन K3 होगा, देन K2 होगा, देन K1 होगा, एंड दिस इज कॉल्ड कोऑपरेटिव इफेक्ट। कोऑपरेटिव इफेक्ट। सो व्हाट इज द कोऑपरेटिव इफेक्ट? सो in the formation of oxygenated or you can say oxyhemoglobin, when the first oxygen is adding, it will cooperate the second oxygen to come in the hemoglobin ring. Okay, got it? So this is your cooperative effect. Okay, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है। तो यू कैन सी देयर आर 4 मॉलिक्यूल कैरीड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल क्या करता है, सॉरी ठीक है ना, सो आपका हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। आया तो समझ में, कोई दिक्कत, उतार लो। ओके, अब देखते हैं मोलिकुलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का जो मोलिकुलर वेट होता है वो होता है 64,000। ओके, एंड एज यू नो, और आपको पता है जो मोलिकुलर वेट हीमोग्लोबिन का कितना था, 17,000 था। ओके, इसका जो कलर होता है, इसका कलर होता है रेड कलर। कैसा कलर होता है, रेड कलर। सो ये आपका जनरली क्या होता है, ये जो हमारा ब्लड होता है, ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें जो रेड पिगमेंट कलर, यानी कि जो आपका रेड कलर होता है
वो कौन देता है? आपका हीमोग्लोबिन देता है। ये कहाँ पे पाया जाता है? आरबीसीज में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पे पाया जाता है? आरबीसीज में पाया जाता है। ओके, गॉट इट? ओके, अब ध्यान से देखिए, मैंने बताया जो हीमोग्लोबिन है वो लंग्स से डाई ऑक्सीजन को बाइंड करके लेके जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ पे? टिश्यूज में, ठीक है ना। अब ये टिश्यूज में क्या करता है? ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है और यहाँ पे जो CO2 होती है उसे बाइंड करके लेके जाता है फिर से लंग्स में। और जो ये CO2 को बाइंड करके लेके जाता है उसमें Fe का कोई रोल नहीं होता। जैसे कि ऑक्सीजन को बाइंड करने में Fe का रोल है, ऐसे CO2 को बाइंड करने में Fe का कोई रोल नहीं होता। जो CO2 बाइंड होता है वो किस पे बाइंड होता है? वो प्रोटीन चेन पे बाइंड होता है। दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, गॉट इट? कोऑपरेटिव फैक्ट समझ में आया? ठीक है, अब हम देख लेते हैं डीऑक्सी एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। डीऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। So sorry, today there are so many interruptions like आज बारिश पड़ रही है तो थोड़ा उसका आवाज़ भी आएगा, थोड़ा बाहर से भी आवाज़ आ रहा है क्योंकि आप मुझे थोड़ा लेट हो गया है वीडियो अपलोड करने में। थोड़ा क्या होता है यहाँ पे थोड़ा सेटअप नहीं है मेरा, तो इसलिए मुझे वीडियो बाहर ही थोड़ा अपलोड करना होता है, तो उसके लिए थोड़ा इंटरप्शन होगा। सो उसके लिए सो सॉरी। ओके ओके, लेट अस कंटिन्यू। सो दिस इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड दिस इज डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो आयरन होता है वो +2 स्टेट में होता है, इसमें जो आयरन होता है वो आपका +3 स्टेट में होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्योंकि वाटर जुड़ा होगा तो वो आपका क्या होगा? हाई स्पिन होगा। यहाँ पे आपका लो स्पिन होगा। कैसा होगा? लो स्पिन होगा। हाई स्पिन Fe+2 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो T2G और Eg2 होगा। ओके, कर लोगे ऐसे ही आप इसका कर लेना। तो जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो ये क्या आएगा आपका? कैसा जाएगा? पैरामैग्नेटिक आएगा। पैरामैग्नेटिक आएगा क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और क्या आएगा? और आएगा आपका ESR एक्टिव। गॉट इट? क्या आएगा? ESR एक्टिव आएगा। और इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? क्योंकि इसमें सोल्ट ब्रिजेस से हम कहते हैं डेंस स्टेट। क्या कहते हैं? डेंस स्टेट। ओके, नेक्स्ट अगर आप इसकी बात करो तो वही लो स्पिन होता है, इसमें आपका हो जाएगा डायमैग्नेटिक। और इस स्टेट और ESR इनएक्टिव, और आपका इस स्टेट को कहेंगे रिलैक्स स्टेट। सो दिस वाज योर डीऑक्सी एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एनी डाउट है ना? ओके, अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ सकता है यहाँ से कि व्हाट इज द रोल ऑफ दिस प्रोटीन चेन? प्रोटीन चेन का हीमोग्लोबिन में क्या रोल है? तो हम वो देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन जैसे कि आपका आता भी है, यहाँ पे आपका हेमिटीन बनता है, दैट इज योर इम्पोर्टेंट कंपाउंड। सो हम वो देखेंगे कि इसमें आपका रोल क्या होता है। तो चलो, रोल ऑफ प्रोटीन चेन, रोल ऑफ प्रोटीन चेन। तो ध्यान से देखना, ये है आपका हीम ग्रुप PRFP सेकंड। दिस इज योर हीम ग्रुप। गॉट इट? नाउ मैं क्या कर रहा हूं? इससे एक ऑक्सीजन अटैच कर रहा हूं, तो वो क्या होगा? ये ऐसे जुड़ेगा PRFP सेकंड और इससे जुड़ा होगा एक O। गॉट इट? ओके, अब मैं इससे PRFP का दूसरा मॉलिक्यूल लेता हूं तो वो बना लेगा आपका PRFP थर्ड O Fe थर्ड। ध्यान से देखना चाहिए, ध्यान से देखो इसके बारे में पहले मैं तुम्हें आपको थोड़ा थ्योरी बताता हूँ। जब हीम ग्रुप O2 से रिएक्शन करता है, हीम ग्रुप जब O2 से रिएक्शन करता है तो जो रिएक्शन होती है वो अनकंट्रोल्ड मैनर में होती है। कैसे होती है वो? अनकंट्रोल्ड मैनर में होती है। और लास्ट में आपका एक कंपाउंड बनता है दैट इज कॉल्ड म्यूऑक्सोडाइमर, दैट इज कॉल्ड म्यूऑक्सोडाइमर। एंड this is also called
This is called mu oxo dimer, and this is also called hemitine. Oh my god. Okay, this is also called हेमिटीन. क्या कहलाता है? हेमिटीन. फिर से देख लो, जो आपका हीम ग्रुप होता है वो O2 से अनकंट्रोल्ड मैनर में रिएक्शन करता है और लास्ट में कंपाउंड बनाता है म्यू ऑक्सोडाइमर हेमिटीन. दिस इज अ इम्पोर्टेंट कंपाउंड. दिस क्वेश्चन have asked many times in the NET JRF, so this is very important. अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं. क्या होता है जब आपका जो हीम ग्रुप है वो O2 से रिएक्ट करता है तो वो सबसे पहले O2 से आगे अटैच होता है, फिर दूसरा हीम ग्रुप आता है तो आपका ये कंपाउंड बनता है PrFe3 OO PrFe3. दिस इज योर पेरोक्सी लिंकेज. तो दिस इज कॉल्ड म्यू. समझ आ रहा है ना? सो दिस इज कॉल्ड योर म्यू पेरोक्सो डाइमर. दिस इज कॉल्ड म्यू पेरोक्सो डाइमर. अब क्या होता है? अब आपका यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो आपका बनता है PrFe4 डबल बॉन्ड. यहाँ तक आवाज सुनिए. ओके, अब फिर से आएगा आपका PrFe थर्ड and it will form your hemitine PrFe third O Fe second. So this is your hemitine or mu oxodimer. समझ में आया? This is the mechanism of mu oxo for the formation of mu oxodimer, or you can say this, or you can say this is the formation of hemitine. Okay, समझा? अब यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ आपको रोल ऑफ प्रोटीन चेन. क्या रोल ऑफ प्रोटीन चेन है? अगर आप ये जो आपका हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन है, या मैं कह दूँ जो आपका यहाँ पे ये हीम ग्रुप है, अगर इसके चारों ओर प्रोटीन चेन आ जाए, क्या कह रहा हूँ, अगर ये प्रोटीन चेन में एक टाइप से बाउंड हो जाए तो ये जो आपकी रिएक्शन है, या जो मैं कहता हूँ ये जो आपका अनकंट्रोल्ड मैनर में जो रिएक्शन होता है वो स्टॉप हो जाएगा. वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा. सो दिस इज द रोल ऑफ प्रोटीन चेन. प्रोटीन चेन में क्या होता है? जब प्रोटीन चेन यहाँ पे होता है तो वो इस रिएक्शन को क्या कर देता है? स्टॉप हो जाता है. ये अनकंट्रोल्ड मैनर में रिएक्शन नहीं होता. आया समझे? आया ना? उतार लो. नेक्स्ट है आपका मैट हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन. मैट हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. खुद बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है और क्वेश्चन पूछे जाने की इससे आप भी पूरी संभावना है. सो मैट हीमोग्लोबिन एंड मैट मायोग्लोबिन. अब आप ध्यान से देखो. अब जो मैंने हीमोग्लोबिन पढ़ रहा हूं मैं, वो क्या है? वो आपका +2 स्टेट में भी जा रहा है, +3 स्टेट में भी जा रहा है. ठीक है ना? तो +2 से +3 में भी जा सकता है, +3 से +2 में भी जा सकता है. लेकिन जो आपका मायोग्लोबिन होता है या हीमोग्लोबिन होता है, वो क्या होता है? वो आपका उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है, उसमें वो क्या होता है? +3 होता है. और ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये परमानेंट होता है. ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये क्या होता है? परमानेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. तो परमानेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, that type of hemoglobin and myoglobin are called met hemoglobin and myoglobin, and these hemoglobin or myoglobin can form with the help of with the attack of any nucleophile. So let us take an example. So this is your PrFe second. Let's say we are reacting it with dioxygen, then we can form PrFe second. Got it? यहाँ तक आया ना? Okay. तो ध्यान से देखो क्या होगा. अब आपका इसे मैं यहाँ पे ट्रांसफर करा देता हूँ तो क्या होगा? बनेगा आपका PrFe second O
this O will make plus and this is minus. And plus sign on O oxygen, this is your unstable species. So now कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा like Cl minus, chloride minus और SO4 2 minus. ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक मारेगा यहाँ पे और this will form like this. So it will make happy. This is your MAT hemoglobin और mark, got it? इससे आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ा होगा. तो व्हाट इज मैट फिर से देख लो, आपका वो हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन जिसमें परमानेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो मैट हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन कहलाता है. और कैसे फॉर्म होता है, किसी न्यूक्लियोफाइल के अटैक से फॉर्म होता है. ठीक है ना. वो न्यूक्लियोफाइल आपका क्लोराइड हो सकता है, वो न्यूक्लियोफाइल आपका सल्फेट हो सकता है. कोई दिक्कत? ओके, यहां तक समझा? ओके. अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपकी आती है जो आपसे पूछ लिया जाता है, that is the effect of factor affecting the binding of O2 with hemoglobin and myoglobin. So factors affecting the binding of O2 with hemoglobin एंड मायोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के साथ आपका ऑक्सीजन जो बाइंड होता है उस पर क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं. इसमें जो सबसे पहला है वो है आपका बोहर इफेक्ट. बोहर इफेक्ट एंड दिस इज एन इम्पोर्टेंट इफेक्ट. क्या होता है बोहर इफेक्ट? बोहर इफेक्ट ये कहता है कि अगर मेरे पास हीमोग्लोबिन है, अगर मेरे पास हीमोग्लोबिन है और उससे मुझे O2 को अटैच कराना है. ठीक है, ध्यान से सुनना. O2 को अटैच जो हम इसके साथ देखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पीएच. हम यानी कि अब क्या कर रहे हैं, हम हीमोग्लोबिन पे O2 का अटैक देख रहे हैं और उस पर पीएच का, O2 का बाइंडिंग देख रहे हैं, उस पर पीएच का इफेक्ट देख रहे हैं कि पीएच का क्या इफेक्ट पड़ता है. तो पीएच जैसे जैसे इंक्रीज होगा, पीएच जैसे जैसे इंक्रीज होगा, सॉरी पीएच जैसे जैसे डिक्रीज होगा, मीन्स आपकी एसिडिटी जैसे जैसे इंक्रीज होगी तो बाइंडिंग ऑफ O2 विल डिक्रीज. ध्यान से सुनो, एसिडिटी इंक्रीज होने पे या पीएच डिक्रीज होने पे बाइंडिंग ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन क्या होता है, विद हीमोग्लोबिन क्या होता है, डिक्रीज होता है. और यही कारण है आपका जो टिश्यूज होते हैं, जो मसल्स होती है, टिश्यूज में क्या होता है, आपका जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 ये डिकम्पोज होता है और ये डिकम्पोज होकर CO2 गैस देता है, जो CO2 गैस वाटर से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाती है. फिर से सुनो, क्या करती है, टिश्यूज में ग्लूकोज डिकम्पोज होकर CO2 गैस देता है, CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है. एंड दिस इज द एसिड. एसिड है तो एसिडिटी क्या होगी, एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी टिश्यूज में, यानी कि पीएच क्या होगा, टिश्यूज में डिक्रीज होगा. टिश्यूज में पीएच डिक्रीज होता है, इसी वजह से हीमोग्लोबिन टिश्यूज में क्या करता है, O2 को रिलीज कर देता है. जैसे देखो अगर मैं बात करूं लंग्स में, तो लंग्स में वो क्या करता है, आपका O2 को बाइंड करके चलता है, जैसे ही वो ट्रांसपोर्ट करके कहाँ पे ले जाता है, टिश्यूज में ले जाता है. तो टिश्यूज में क्या प्रेजेंट है, आपका एसिड प्रेजेंट है, तो वहाँ पे एसिडिटी ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे O2 को रिलीज कर देता है, क्योंकि हेमोग्लोबिन के साथ O2 की जो बाइंडिंग है वो एसिडिटी बढ़ने पे क्या होती है, घटती है. दिस इज कॉल्ड बोहर इफेक्ट. दिस इज कॉल्ड बोहर इफेक्ट. एंड सेकेंड थिंग, अगर मैं इफेक्ट ऑफ पीएच देख रहा हूँ ऑन हीमोग्लोबिन, तो पीएच घटने पे क्या हो रहा है, बाइंडिंग ऑफ O2 क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. लेकिन अगर मैं बात करूं मायोग्लोबिन की, तो मायोग्लोबिन से O2 की बाइंडिंग में पीएच का कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी कि पीएच वोंट इफेक्ट द बाइंडिंग ऑफ O2 विद मायोग्लोबिन. पीएच का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता मायोग्लोबिन की बाइंडिंग पर. कोई ऐसा क्या है आपको कि पीएच बढ़ने पे मायोग्लोबिन की बाइंडिंग बढ़ती है इसलिए वो बाइंड करके स्टोर करके रखता है, नहीं, ऐसा नहीं है. पीएच का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता. ठीक है ना, यहाँ तक समझाया, कोई दिक्कत? ओके. नेक्स्ट फैक्टर है पार्शियल प्रेशर.
पार्शियल प्रेशर। देखो, as partial pressure increases, the binding power of O2 increases for hemoglobin and myoglobin. Means हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के लिए O2 की बाइंडिंग बढ़ती है पार्शियल प्रेशर बढ़ने पे। तो जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे बाइंडिंग बढ़ती है। कोई दिक्कत? अगर मैं इसमें कहूँ आपका हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का, इधर मैं परसेंटेज ले रहा हूँ, यानी कि इधर उसका मैं क्या लेता हूँ, सोल्युबिलिटी लेता हूँ या कंसंट्रेशन का परसेंटेज ले रहा हूँ, और इधर आपका पार्शियल प्रेशर ले रहा हूँ, इधर पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो जो मायोग्लोबिन होता है उसका जो कर्व आता है कुछ इस टाइप से आता है, हाइपरबोलिक, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन का कर्व कैसा आता है, हाइपरबोलिक कर्व आता है मायोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के लिए जो कर्व आता है वो कुछ इस टाइप से आता है। एंड दिस कर्व दिस इज कॉल्ड सिग्मोइडल। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि हीमोग्लोबिन का पार्शियल प्रेशर के साथ जो इंक्रीमेंट है वो कैसा है, सिग्मोइडल है, और मायोग्लोबिन का कैसे है आपका, मायोग्लोबिन का कैसे है, हाइपरबोलिक है। कोई दिक्कत नहीं। ओके, एंड लास्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ गैस की नेचर पे भी डिपेंड करता है। गैस की नेचर में कि गैस लीनियरली अटैच हो रहा है या गैस जो है आपका बेंट फॉर्म में अटैच हो रहा है। जैसे कि मैं बात करूं CONO-CN की, CONO और CN, ये तीनों गैस जो है वो हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन से लीनियर फॉर्म में अटैच होती है। कैसी फॉर्म में अटैच होती है, लीनियर फॉर्म में अटैच होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज आपको थोड़ी बहुत बात सुनने को मिल सकती है। ओके, सो लीनियर फॉर्म में अटैच होती है। लीनियर फॉर्म में जितना ज्यादा जो गैस लीनियर फॉर्म में अटैच होगी वो उतना ज्यादा बाइंडिंग पावर दिखाएगी, यानी कि जो आपकी लीनियर फॉर्म में अटैच होगी वो ज्यादा बाइंडिंग पावर दिखाएगी, और जो आपका बेंट फॉर्म में अटैच होगी वो आपका, ओके, सो ये सब लीनियर फॉर्म में अटैच होगी तो इनकी जो बाइंडिंग पावर होगी वो सबसे ज्यादा होगी। फिर आपके कुछ गैस आएगी जैसे कि आपका H2S, CO2 है, ये सब कैसे अटैच होगी, आपका बेंट फॉर्म में अटैच होती है, ठीक है ना। O2 है, देन CO2 है, देन N2 है। तो देखो, अगर मैं जैसे कि इन दोनों की बात कर रहा था, अगर CO2 O2 में देखो तो ज्यादा बाइंडिंग पावर किसकी है, O2 की, तो O2 अच्छे से बाइंड होती है, CO2 कम। अच्छा, आपको कहा जाता है कहीं कहीं कि जो आपका साइनाइड होता है या जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये गैस आपके लिए पॉइजनस होती है। क्यों पॉइजनस होती है, ये जनरली हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के साथ बहुत अच्छे से जुड़ती है, इनसे ज्यादा अच्छे से इनकी बाइंडिंग पावर होती है, अच्छे से जाके अटैच हो जाती है। तो ये आपका क्या करती है, उसकी बाइंडिंग जो साइड्स होती है उन्हें ब्लॉक कर देती है, और ब्लॉक करने के बाद में आपको जो ऑक्सीजन उससे ऐड नहीं हो पाती, तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और आपकी डेथ भी हो सकती है। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? ओके ओके, नेक्स्ट देयर इज अ कंपाउंड named as bisphosphoglycerate. Bisphosphoglycerate, that is BPG, bisphosphoglycerate। ये देखते हैं क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो, बिसफॉस्फोग्लिसरेट क्या होता है, बिसफॉस्फोग्लिसरेट, अगर हमारी बॉडी में बिसफॉस्फोग्लिसरेट यानी कि बीपीजी का जो लेवल है वो इंक्रीज होता है, यानी कि इस कंपाउंड का अगर लेवल जितना ज्यादा इंक्रीज होगा तो हीमोग्लोबिन उतना कम O2 से बाइंड होगा, यानी कि हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग पावर विद O2 क्या होगी, डिक्रीज होगी। फिर से ध्यान से सुनो, यानी कि बीपीजी का लेवल जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, बीपीजी की कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होगा, हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग पावर विद O2 डिक्रीज होगी। ओके,
जब आप पहाड़ियों पे जाते हो, जब आप ऊंचे पर्वत पे जाते हो, तो आप देखते हो आपको सांस चढ़ता है। क्या होता है? आपको सांस चढ़ता है। लेकिन जो मैंने बताया ना, बीपीजी की जो पावर बढ़ती है, बीपीजी की कंसंट्रेशन बढ़ने पे हीमोग्लोबिन की O2 के साथ जो बाइंडिंग पावर होती है वो कम हो जाती है। वो कहाँ पे होती है? वो टिश्यूज में होती है। कहाँ पे जाती है? टिश्यूज में, कभी भी लंग्स में नहीं होती। बीपीजी आपका टिश्यूज में पाया जाता है। फिर से सुनो, बीपीजी कंसंट्रेशन बढ़ने पे टिश्यूज में क्या हो जाता है? O2 से बाइंडिंग पावर हीमोग्लोबिन की कम हो जाती है। आप ध्यान से सुनो, जैसे आप पहाड़ियों पे जाते हो तो जैसे आप ऊंची पहाड़ियों पे जाते हो तो आपका जो बीपीजी लेवल है, वो इंक्रीज होता है। ऊंची पहाड़ियों पे जाने पे बीपीजी लेवल इंक्रीज होता है। यही कारण है कि जब आप ऊंची पहाड़ियों पे जाते हो तो आप लंबी लंबी सांसें लेते हो, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? क्योंकि देखो, ध्यान से सुनो, आपका बाइंडिंग लंग्स से हो रहा है, जितना भी आपका बाइंडिंग लंग्स से हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप जो आपके टिश्यूज में जैसे ही आप ऊपर चढ़ोगे तो बीपीजी का लेवल बढ़ेगा। तो जो यहाँ से आपका हीमोग्लोबिन है, वो ऑक्सीजन को लेके आ रहा है, तो यहाँ पे आते ही उसकी जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन को पकड़ने की, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। यानी कि ऑक्सीजन को यहाँ पे आते ही छोड़ देगा। यानी कि ऑक्सीजन की जो यहाँ पे खपत है वो बहुत ज़्यादा होगी, और यहाँ से मुझे प्रॉपर वे में ही ऑक्सीजन आ रहा है। ज़्यादा ऑक्सीजन यहाँ से नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की खपत ज़्यादा हो रही है, इसलिए आपको सांस चढ़ने, इसलिए आप लंबी लंबी सांस लेने लगते हो, आप ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर लेने लगते हो। ठीक है ना? तो यही होता है आपका बीपीजी। ठीक है ना? तो आया समझे, बिसफॉस्फोग्लिसरेट आपका पूछ सकता है, वो अभी तक इसने नेट में शायद नहीं पूछा है, पूछेगा तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेना इसे। ओके, इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये था आपका हीम बेस्ड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे नॉन हीम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसमें हम पढ़ेंगे हेमेरिथ्रिन और हेमेसाइनिन। सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो ओके, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।